नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाग 5 केंद्रीय प्रशासन राष्ट्रपति के अंतर्गत अगले अनुच्छेद को। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है अर्थात संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो लोकसभा या राज्यसभा अर्थात संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। महाभियोग का मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के महाभियोग संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अर्थात 14 दिन पूर्व महाभियोग की सूचना देनी होती है। अर्थात यदि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग लाया जाता है तो इसकी 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है भारत के राष्ट्रपति को। और जिस सदन में भी महाभियोग लाया जाता है वहां पर महाभियोग लाने के पूर्व 1/4 अर्थात कुल सदस्यों का 1/4 या कुल सदस्यों का 25% कुल सदस्यों का 25% समर्थन होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति का महाभियोग। यदि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है 14 दिन पूर्व अर्थात महाभियोग जिस सदन में भी लाया जाता है उनके द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। जिस सदन में भी महाभियोग लाया जाता है उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4 या 25% सदस्यों की समर्थन होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है अभियोग सदन और एक होता है जांच सदन। महाभियोग जिस सदन में लाया जाता है उसे कहा जाता है अभियोग सदन, या राष्ट्रपति पर जिस सदन में आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है उस सदन को कहा जाता है अभियोग सदन। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है अभियोग सदन। राष्ट्रपति के विरुद्ध जिस सदन में चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो जिस सदन में महाभियोग लाया जाता है उसे कहा जाता है अभियोग सदन। और अभियोग सदन हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा। तो अभियोग सदन के कुल सदस्यों का 2/3 समर्थन मिलने पर वहां पर राष्ट्रपति का महाभियोग पारित हो जाता है। इसके बाद यह आरोप जांच किया जाता है जांच सदन में। दूसरा सदन कहलाएगा जांच सदन जो होगा राज्यसभा या लोकसभा। अगर पहला सदन अभियोग सदन होगा लोकसभा तो जांच सदन बनेगा आपका राज्यसभा। यदि अभियोग सदन राज्यसभा है तो इस प्रकार से जांच सदन बन जाएगा आपका लोकसभा। ध्यान दीजिएगा, यदि अभियोग सदन होगा लोकसभा तो जांच सदन बन जाएगा राज्यसभा। यदि अभियोग सदन होगा राज्यसभा तो जांच सदन बन जाएगा लोकसभा। तो जांच सदन में राष्ट्रपति पर आरोपित आरोप की जांच की जाती है और वहां पर यदि कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों की समर्थन मिल जाता है तो यहां से राष्ट्रपति का महाभियोग पारित हो जाता है। जांच सदन में ही राष्ट्रपति के द्वारा अपना पक्ष रखने का अधिकार है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, अभियोग सदन दूसरा है जांच सदन। इस प्रकार से राष्ट्रपति अपना पक्ष जांच सदन में रखता है और जांच सदन में ही राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच की जाती है और यहां पर कुछ सदस्यों का 2/3 अगर समर्थन मिल जाता है, अंततः महाभियोग पारित हो जाता है और अंततः राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। यही है राष्ट्रपति का महाभियोग, अनुच्छेद 61। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति का महाभियोग। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग का अर्थ है पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। कारण है यदि राष्ट्रपति भारत के संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तो उन्हें संसद के द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है यही कहलाती है राष्ट्रपति का महाभियोग। अर्थात कारण है राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण अर्थात संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन। ध्यान दीजिए, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है महाभियोग। अर्थात राष्ट्रपति का महाभियोग लाया जाता है संसद में। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग अर्थात लोकसभा या राज्यसभा। यदि लोकसभा में महाभियोग लाया जाएगा तो लोकसभा बन जाएगा अभियोग सदन और राज्यसभा बन जाएगा जांच सदन। यदि राज्यसभा में राष्ट्रपति का महाभियोग लाया जाएगा तो राज्यसभा बन जाएगा अभियोग सदन और लोकसभा बन जाएगा जांच सदन। अर्थात पहले सदन को कहेंगे जहां पर महाभियोग लाया जाता है अभियोग सदन और जहां पर अब महाभियोग की जांच होती है उसे कहा जाता है जांच सदन, जो कि होगा दूसरा सदन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को सूचना, महाभियोग की सूचना, राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है महाभियोग की 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से पहले जिस सदन में भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है इसकी 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है भारत के राष्ट्रपति को। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के पूर्व राष्ट्रपति को महाभियोग की 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। अर्थात यदि लोकसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाएगा
तो लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति को इसकी 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। यदि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग लाया जाएगा तो राज्यसभा के द्वारा इसकी 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। महाभियोग लाया जाता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। जिस सदन में भी महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग लाने हेतु कुल सदस्यों का 1/4 अर्थात 25% सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। यदि मान लीजिए लोकसभा में महाभियोग लाया जाएगा तो लोकसभा के कुल सदस्य अर्थात 545 सदस्यों का में से 1/4 545 सदस्यों का में से 25% सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, महाभियोग लाने के पूर्व समर्थन, महाभियोग लाने हेतु समर्थन, महाभियोग लाने हेतु समर्थन कुल सदस्यों का 1/4 अर्थात कुल सदस्यों का 25% अर्थात कुल सदस्यों का 25%, कुल सदस्यों का 25%। यदि मान लीजिए लोकसभा में महाभियोग लाया जाएगा तो महाभियोग लाने के पूर्व समर्थन होना चाहिए लोकसभा के 545 सदस्यों में से 25% सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। यदि राज्यसभा में महाभियोग लाया जाएगा तो राज्यसभा के कुल सदस्य अर्थात 245 सदस्यों के समर्थन 245 सदस्यों में से 25% सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। इस प्रकार जिस सदन में भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है उस सदन के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग लाने के पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। और जिस सदन में भी राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा रहा है महाभियोग, उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4 अर्थात 25% सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जिस सदन में भी महाभियोग लाया जाएगा उस सदन को कहा जाएगा प्रथम सदन अर्थात अभियोग सदन। जिस सदन में भी महाभियोग लाया जाता है उस सदन को कहा जाएगा अभियोग सदन। अभियोग सदन यह प्रथम सदन होगा जिस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाएगा महाभियोग। जिस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है उस सदन को कहा जाता है अभियोग सदन। यह हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा, यह हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा। अर्थात जिस सदन में भी राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाएगा महाभियोग उस सदन को कहते हैं अभियोग सदन। यह हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा। तो यहां पर राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाया जाता है अभियोग सदन में। यदि यहां पर कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिल जाता है तो यहां से महाभियोग पारित हो जाता है। अर्थात अभियोग सदन से महाभियोग को पारित करने हेतु कुल सदस्यों का 2/3
समर्थन मिलना अनिवार्य है। यदि मान लीजिए अभियोग सदन लोकसभा है तो 545 कुल सदस्य 545 में से 545 सदस्यों का 2/3 अर्थात 545 सदस्यों में से 545 सदस्यों को 2/3 अर्थात 364 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। यदि मान लीजिए अभियोग सदन राज्यसभा है तो राज्यसभा के कुल 245 सदस्यों का 2/3 अर्थात 164 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। तब यहां से पारित होगा अभियोग सदन से महाभियोग। महाभियोग अभियोग सदन से पारित होकर जाता है दूसरे सदन में, जिसे कहा जाता है जांच सदन, जिसे कहा जाता है जांच सदन। और जांच सदन अब हो जाएगा, अगर अभियोग सदन लोकसभा है तो जांच सदन हो जाएगा राज्यसभा, और यदि अभियोग सदन राज्यसभा है तो जांच सदन बन जाएगा लोकसभा। और यहां पर जांच सदन में वास्तविक रूप में राष्ट्रपति पर आरोपित आरोप की जांच होती है, और जांच सदन में ही राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है। राष्ट्रपति अपना पक्ष या तो स्वयं रखता है या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से रखता है। अर्थात जांच सदन में राष्ट्रपति पर आरोपित आरोप की जांच होती है और इसी सदन में ही राष्ट्रपति अपने पक्ष को रखता है, या तो स्वयं रखेगा या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से। और जांच सदन में वोटिंग होती है। अगर यहां पर जांच सदन में कुल सदस्यों का 2/3 समर्थन मिल जाए तो इस प्रकार से जांच सदन में महाभियोग पारित हो जाता है। जांच सदन से भी यदि महाभियोग पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अंततः जांच सदन से महाभियोग के पारित होने पर, महाभियोग के पारित होने पर राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। अपने पद से इस्तीफा देना होता है। तो इस प्रकार से यह है राष्ट्रपति का महाभियोग। ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। उदाहरण 1, मान लीजिए लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है महाभियोग। उदाहरण 1 में हम यह देखने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लोकसभा के द्वारा लाया जा रहा है। यदि लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाए, ध्यान दीजिएगा, हम देखने जा रहे हैं यदि लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाए तो लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व महाभियोग के परिप्रेक्ष्य में सूचना देनी पड़ेगी। तो इस केस में लोकसभा के द्वारा 14 दिन पूर्व महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस कंडीशन में लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति को देनी होगी 14 दिन पूर्व सूचना। लोकसभा
सभा के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। इसके बाद महाभियोग लाने हेतु लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/4 अर्थात 25% कुल सदस्यों का 25% समर्थन होना जरूरी है। अर्थात यहां पर महाभियोग लाने के पूर्व समर्थन, महाभियोग लाने हेतु समर्थन, महाभियोग लाने हेतु समर्थन होना चाहिए कुल सदस्यों का 2/3। चूंकि ये लोकसभा में लाया जा रहा है और लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं 545, कुल सदस्यों का अर्थात 545 सदस्यों का 1/4, 545 सदस्यों का 1/4 होता है 137, अर्थात 137 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। महाभियोग लाने हेतु समर्थन कुल सदस्य, चूंकि ये लोकसभा है तो 545 सदस्यों का 1/4 25% अर्थात 137 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। अब यहां पर अभियोग सदन, चूंकि यहां पर अभियोग सदन बनेगा लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के द्वारा लाया जा रहा है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, तो यहां पर अभियोग सदन बन जाएगा लोकसभा। ध्यान दीजिएगा, अभियोग सदन बनेगा लोकसभा। जिस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है या जिस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, उस सदन को कहा जाता है अभियोग सदन। तो अभियोग सदन में महाभियोग पारित करने हेतु कुल सदस्यों का 2/3 अर्थात लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं 545, 545 का 2/3, 545 का 2/3। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में कुल सदस्य है 545, 545 सदस्यों का 2/3, 545 कुल सदस्यों का 2/3 अर्थात 545 सदस्यों का 2/3 जो होगा 364, अर्थात यहां पर महाभियोग के पक्ष में यदि 364 वोट पड़ेंगे तो महाभियोग यहां से पारित हो जाएगा और फिर महाभियोग जाएगा जांच सदन में। अगर यहां पर नहीं पारित हो पाता है तो जांच सदन में महाभियोग नहीं जाएगा, लेकिन लोकसभा के कुल सदस्य अर्थात 545 सदस्यों का 2/3 अर्थात 364 सदस्यों का समर्थन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये लोग महाभियोग पारित माना जाएगा और ये जाएगा जांच सदन में। यदि 364 सदस्यों का समर्थन नहीं मिलता है तो महाभियोग पारित नहीं हो पाएगा, अंततः ये जांच सदन में नहीं जाएगा। यदि 364 सदस्यों का समर्थन मिल जाता है तो यह जाएगा जांच सदन में। जांच सदन इस प्रकार से बन जाएगा राज्यसभा। जांच सदन उस सदन को कहा जाता है जिस सदन में राष्ट्रपति पर आरोपित आरोप की जांच होती है और इसी सदन में जांच सदन में ही राष्ट्रपति अपने पक्ष को रखता है, या तो स्वयं राष्ट्रपति अपने पक्ष को रखेगा या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से। तो इस प्रकार से राज्यसभा अर्थात 245 सदस्यों का 2/3 अर्थात 164 सदस्यों का यदि यहां पर समर्थन मिल जाता है तो इस प्रकार से महाभियोग यहां से पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उदाहरण नंबर 2 आप देखते हैं, इसी को उदाहरण नंबर बी के तौर पर समझते हैं। उदाहरण नंबर बी, ध्यान दीजिएगा, यदि राज्यसभा के द्वारा
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाए, यदि राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली बात, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देगा राज्यसभा। तो इस प्रकार से राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। इस प्रकार से राज्यसभा के द्वारा, अब यहां पर राज्यसभा सूचना देगा, इस प्रकार से राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। अर्थात राष्ट्रपति को बताया जाता है 14 दिन पूर्व कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग ला रहे हैं। जिस सदन में भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है, उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4 अर्थात 25% सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। अर्थात महाभियोग लाने हेतु समर्थन, चूंकि राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 245, राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 245, तो 245 का 25% 1/4 होगा 62 सदस्य। अर्थात 62 सदस्यों का समर्थन अगर रहेगा तो महाभियोग को लाया जाएगा और महाभियोग को प्रस्तुत किया जाएगा राज्यसभा में। तो इस प्रकार से राज्यसभा बन जाएगा अभियोग सदन। इस प्रकार से राज्यसभा बन जाएगा अभियोग सदन। राज्यसभा के 245 सदस्यों का, अगर राज्यसभा के कुल सदस्य अर्थात 245 के 2/3 सदस्य अर्थात 164 सदस्यों का समर्थन मिल जाएगा, तो अभियोग सदन अर्थात राज्यसभा से महाभियोग पारित माना जाएगा और यह महाभियोग पहुंचेगा जांच सदन में। अर्थात अब लोकसभा में महाभियोग की जांच होगी तथा अब लोकसभा में राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखेगा। तो इस प्रकार से अब जांच सदन बन जाएगा लोकसभा, अर्थात 545 सदस्यों का 2/3 जो कि होगा 364 सदस्यों का यदि समर्थन यहां मिल गया महाभियोग के पक्ष में, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो यह हमने डिस्कस किया अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग से तात्पर्य है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। कारण होता है यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे या संविधान का उल्लंघन करे तो संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग लाने के पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। अर्थात यदि लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाएगा तो लोकसभा महाभियोग के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति को सूचना देगी 14 दिन पूर्व। यदि राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाएगा महाभियोग तो राष्ट्रपति को सूचना देने का कार्य करेगा राज्यसभा। 14 दिन पूर्व इनके द्वारा राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा महाभियोग के परिप्रेक्ष्य में। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के पूर्व राष्ट्रपति को महाभियोग की 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। महाभियोग लाने हेतु समर्थन होता है कुल सदस्यों का 1/4
4 और अभियोग सदन या तो होगा लोकसभा या राज्यसभा, यहां पर कुल सदस्यों का 2/3 समर्थन की आवश्यकता है तो महाभियोग पारित माना जाएगा। जांच सदन जो कि हो जाएगा दूसरा सदन, राज्यसभा या लोकसभा, यहां पर भी कुल सदस्यों का 2/3 से अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। उदाहरण के स्वरूप हमने समझा, यदि लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाए तो 14 दिन पूर्व सूचना, लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। महाभियोग लाने हेतु समर्थन हो जाएगा कुल सदस्य, लोकसभा के कुल सदस्य अर्थात 545 का 1/4 अर्थात 137 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। अभियोग सदन बन जाएगा लोकसभा और लोकसभा के कुल सदस्य अर्थात 2/3 सदस्यों का अगर समर्थन अर्थात 364 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है महाभियोग के पक्ष में तो महाभियोग को पारित माना जाएगा। और यह जाएगा जांच सदन अर्थात राज्यसभा में। राज्यसभा के कुल सदस्य अर्थात 245 के 2/3 अर्थात 164 सदस्यों का अगर समर्थन मिल जाएगा तो यहां से महाभियोग पारित हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है, यदि राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाए तो राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। महाभियोग लाने हेतु राज्यसभा में समर्थन की आवश्यकता होगी कुल सदस्य अर्थात 245 का 25% 1/4 62 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होगी। अभियोग सदन बन जाएगा राज्यसभा, कुल सदस्यों का 2/3 अर्थात 164 सदस्यों का वोट मिलने के बाद महाभियोग को पारित माना जाएगा। और जांच सदन बन जाएगा लोकसभा, यहां पर 545 सदस्य के 2/3 अर्थात 364 सदस्यों का अगर समर्थन मिल जाता है महाभियोग के परिप्रेक्ष्य में तो महाभियोग को पारित माना जाएगा और अंततः राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यही है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। आगे देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 62 नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की अवधि 6 माह। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने के पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन संपादित कर लिया जाता है। अर्थात तात्कालिक राष्ट्रपति का जिस दिन 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट होता है उसी दिन नए राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लिया जाता है। तात्कालिक राष्ट्रपति के कार्यकाल के अंतिम दिन अर्थात 5 वर्ष कंप्लीट होने के अंतिम दिन नए राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लिया जाता है और उसी दिन तात्कालिक राष्ट्रपति का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में खाली नहीं होता है। इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। 25 जुलाई 2017 को प्रणब मुखर्जी का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ और 25 जुलाई 2017 को ही रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राष्ट्रपति पद का शपथ लिया गया। 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जैसे ही राष्ट्रपति का शपथ लिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, उसी दिन प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो गया। लेकिन यदि राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले इस्तीफा से या मृत्यु के कारण या महाभियोग के माध्यम से या किसी अन्य कारण से अपने पद से विमुक्त होते हैं तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर करवाना होता है। तब तक कि राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 62। अगला है अनुच्छेद 62। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 नए राष्ट्रपति के चुनाव की अवधि 6 माह। नए राष्ट्रपति के चुनाव की अवधि 6 माह। अनुच्छेद 62 है नए राष्ट्रपति के चुनाव की अवधि 6 माह। अनुच्छेद 62 नए राष्ट्रपति के चुनाव की अवधि
के निर्वाचन की अवधि, नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की अवधि 6 माह। नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की अवधि 6 माह। अनुच्छेद 62, नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की अवधि 6 माह। यदि तात्कालिक राष्ट्रपति, यदि तात्कालिक राष्ट्रपति 5 वर्ष कार्यकाल के समाप्त होने के पहले, समाप्त होने के पूर्व इस्तीफा या मृत्यु या महाभियोग या किसी अन्य कारण से, या किसी अन्य कारण से, अन्य कारण से अपने पद से विमुक्त हो जाए, अपने पद से विमुक्त हो जाए, विमुक्त हो जाए, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य है। 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य है। तब तक कि राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति, तब तक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में खाली नहीं हो सकता है। इसे हम समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं हो सकता है, रिक्त नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं हो सकता है। इसे हम समझ सकते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति या तात्कालिक राष्ट्रपति के 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाता है, निर्वाचन संपादित कर लिया जाता है, संपादित कर लिया जाता है, संपादित कर लिया जाता है। जिस दिन राष्ट्रपति, तात्कालिक राष्ट्रपति, जिस दिन तात्कालिक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है, उसी दिन नए राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाता है, और जैसे ही
नए राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाता है, शपथ लिया जाता है तात्कालिक राष्ट्रपति का कार्यकाल व पद समाप्त हो जाता है। जैसे ही नए राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लिया जाता है, वैसे ही तात्कालिक राष्ट्रपति का कार्यकाल या पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल रहा है 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक। 25 जुलाई 2017 को शपथ लिया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा शपथ लिया गया 25 जुलाई 2017 को, और इनका कार्यकाल समाप्त होगा 25 जुलाई 2022 को। अर्थात रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 25 जुलाई 2017 को शपथ लिया गया, तो 25 जुलाई 2017 को ही प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो गया। तो यह है अनुच्छेद 62, नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की अवधि 6 माह। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा, मृत्यु या महाभियोग या किसी अन्य कारण से 5 वर्ष पूर्व ही अपने पद से विमुक्त हो जाता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य है, और तब तक की राष्ट्रपति के तौर पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करता है। राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं हो सकता है। वर्तमान राष्ट्रपति के 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व नए राष्ट्रपति का निर्वाचन संपादित कर लिया जाता है, और जिस दिन तात्कालिक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है, उसी दिन नए राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाता है, और जैसे ही नए राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाता है, तात्कालिक राष्ट्रपति का कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति के क्षमा की शक्ति। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति के क्षमा की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमा की शक्ति। भारत का राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है, सजा को शून्य कर सकता है, सजा को रोक सकता है, मृत्यु दंड के सजा में माफी दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति के क्षमा की शक्ति भारत के संपूर्ण न्यायालय में लागू होती है, भारत के सैन्य न्यायालय में भी लागू होती है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के सजा को कम कर सकता है, कम कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के सजा को शून्य कर सकता है, शून्य कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के सजा को रोक सकता है, मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, मृत्यु दंड या फांसी की सजा को माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के क्षमा की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमा की शक्ति भारत के सभी न्यायालय में लागू होती है, भारत के संपूर्ण न्यायालय में लागू होती है, भारत के संपूर्ण न्यायालय में लागू होती है। भारत के राष्ट्रपति के क्षमा की शक्ति राष्ट्रपति के
क्षमा की शक्ति सैन्य न्यायालय में भी, सैन्य न्यायालय में भी लागू होती है। तो यह है अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति के क्षमा की शक्ति। राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है, सजा को शून्य कर सकता है, सजा को रोक सकता है, मृत्युदंड या फांसी की सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के क्षमा की शक्ति भारत के संपूर्ण न्यायालय अर्थात सैन्य न्यायालय में भी लागू होती है।